गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूं नेहा पटेल एंड मैं बनाती हूँ मल्टी टाइप ऑफ वीडियोज। कई बार मैं बनाती हूँ रील्स वगैरह, लेकिन अभी मैं रिसेंटली बैंकिंग में हूँ। तो बैंकिंग में बेसिकली क्या है, मेरी प्रोफाइल ही बैंकिंग की रही है। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेट करती हूँ। आई हैव ऑल्सो क्रेडिट कार्ड एक्सपीरियंस एंड आई हैव ऑल्सो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एक्सपीरियंस एंड आई हैव मल्टी टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, बट टोटली एक्सपीरियंस है इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहा है वो सारा फाइनेंस का, चाहे वो कैशियर का हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या फिर ओडी, एफडी, आरडी, किसी में भी रहा हो, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेट करता रहा है। बेसिकली मैं भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से हूँ और बहुत सारे लोगों को क्रेडिट कार्ड्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि बैंकिंग क्या है, बैंकिंग में काम क्या क्या होता है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि बैंकिंग है क्या। बस लोगों को ये पता है बैंक में क्या काम है, पैसा डालना है, पैसा निकालना है, उसके अलावा क्या काम होता है, कुछ नहीं होता। तो बैंकिंग सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट है या फिर एक ऐसा मार्केट में स्पेस है जहां पर व्हाइट मनी से लेकर ब्लैक मनी तक सारे काम होते हैं। बट बैंकिंग सेक्टर क्या है, बैंक जो होता है प्रॉपर, वो ब्लैक मनी को मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता है। पता है ब्लैक मनी मनी लॉन्ड्रिंग एक ही चीज है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता है, काले धन को सफेद नहीं करता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप करता है, रोकता है। आप ऐसे समझ लो फर्स्ट ऑफ ऑल कि बैंकिंग में काम क्या क्या है। सबसे पहले तो हम जैसे गरीब लोग सिर्फ पैसा जमा करते हैं और निकालते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। जो हम पैसा जमा करते हैं विद इन 3 मंथ अगर जमा रहता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली और एनुअली, जो हमारा पैसा बैंक के पास रहता है उसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक देती है। अब वो कितनी % देती है वो डिपेंड ऑन बैंक्स, कि वो कौन सी बैंक है और कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। अब सेकेंड थिंग, पहला तो ये हो गया कि हमने पैसा डाला, पैसा निकाला। अगर पैसा नहीं निकाला, पैसा जमा रहा, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, बैंक ने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। अब उसके अलावा बैंक में और क्या काम होता है, उसके अलावा बैंक में वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट होता है। सबसे पहले जब भी आपका अकाउंट ओपन होता है तो आपका वेरिफिकेशन होता है कि आप कौन से गांव से हैं, क्या शहर है आपका, क्या करते भी हैं आप, अकाउंट क्यों ओपन करवा रहे हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। हालांकि बैंक का टारगेट होता है करंट एंड सेविंग अकाउंट ओपन करने का, और उनका टारगेट इसलिए होता है कि मुझे सबसे बड़ा बैंक बनना है, दूसरा कोई मोटिव नहीं होता। एंड ये तो रहा उनका खैर खुद का ओपिनियन कि उन्हें मल्टीपल अकाउंट चाहिए। अब उसके साथ साथ बैंक क्या करती है, इनवर्ड रेमिटेंस, आउटवर्ड रेमिटेंस। अब इनवर्ड रेमिटेंस क्या है और आउटवर्ड रेमिटेंस क्या है। मान लो मेरे घर से कोई सऊदी में रहता है या आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर वो कहीं भी रहता है, अगर वो भारत के बाहर कोई नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर भारत के बाहर से विदेश से पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है या किसी के भी अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, दैट इज अ प्रॉपर इनवर्ड रेमिटेंस, वो इनवर्ड रेमिटेंस होता है। लेकिन कोई बाहर का पर्सन इंडिया में रह रहा है, ये इंडिया का ही पर्सन बाहर रह रहा है। मान लो इंडिया से कोई अमेरिका रह रहा है, यूएस रह रहा है, दुबई रह रहा है, साउथ अफ्रीका रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, इंडिया से बाहर रह रहा है। और अगर इंडिया से 1 रुपये भी बाहर जाता है, दैट इज अ आउटवर्ड रेमिटेंस, वो कंसीडर होता है। अगर इंडिया से बाहर पैसा गया, दैट इज अ आउटवर्ड रेमिटेंस। लेकिन आप वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि क्या चार्जेस होते हैं। इनवर्ड के अलग चार्जेस होते हैं, और जब आप पैसा भेजते हैं इंडिया में बाहर से तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। लेकिन जब इंडिया से पैसा बाहर जाता है तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। वो कई बार कस्टमाइज चार्जेस होते हैं कि बैंक के फिक्स चार्जेस होते हैं, लेकिन कई लोगों को पता होता है कि मुझे 100 रुपए भेजूंगा तो मुझे 33 रुपीज बैंक को प्रोवाइड करो,
तो वो बताते हैं कि मुझे इतने रुपए बैंक को देने हैं, इतना चार्ज लगते हैं इनवर्ड रेमिटेंस में, या इतना चार्ज लगेगा आउटवर्ड रेमिटेंस में। तो बैंक कंसीडर करती है कि जो भी चार्जेस बैंक की डील होती है आउट ऑफ इंडिया के साथ में, या फिर बैंकों के साथ में, आरबीआई के साथ में डीलिंग होती है उनकी, और अगर बैंक को कोई मैनेज करता है वो है आरबीआई। बैंक को सबसे पहले ये जानना है कि बैंक को मैनेज कौन करता है। जो बैंकों का बाप है वो है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सबका अकाउंट नहीं होता, हम जैसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं होता। भारतीय रिजर्व ऑफ बैंक अकाउंट, अगर वहां पे अकाउंट ओपन करवाना है तो बहुत ज्यादा इनकम चाहिए होती है, और वो भी आपकी वेरी क्लीन एंड क्लियर इनकम होनी चाहिए। वो बिल्कुल भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करती, ठीक है। अब इनवर्ड रेमिटेंस आउटवर्ड रेमिटेंस आप अच्छे से समझ गए। उसके बाद में बैंकिंग की डीलिंग होती है, वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट होते हैं। कोई कोई बैंक में खुद का क्रेडिट कार्ड नहीं होता, लेकिन किसी किसी बैंक में खुद के क्रेडिट कार्ड होते हैं, खुद का क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट होता है। जैसे कुछ गवर्नमेंट बैंक्स हैं, लाइक फेडरल बैंक, लाइक सेंट्रल बैंक, लाइक यूनियन बैंक, लाइक इलाहाबाद बैंक, कर्नाटका, आंध्रा, ये सारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं। इन बैंकों के पास में खुद का क्रेडिट कार्ड नहीं है, ओनली वी हैविंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड विच इज प्रोवाइड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जबकि बैंकिंग अलग है, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट अलग है। लेकिन अगर सरकारी बैंकों में बात किया जाए तो देखो, अगर वो खुद का भी क्रेडिट कार्ड उनका होगा तो उसको बेचने के लिए पहले एम्प्लॉय चाहिए, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड में सर्विस देने के लिए भी एम्प्लॉय चाहिए। कई बार सर्विसेज एक्टिवेट हो जाती हैं आपके क्रेडिट कार्ड में, कई बार आपको एलपीसी लग जाती है, कई बार आपको आरआई लग जाती है, कई बार आपका बिल सही नहीं होता, कई बार आपका सिविल स्कोर मैटर नहीं करता है। तो इन सब चीजों की रेख देख के लिए आपको भी एक एम्प्लॉय चाहिए होता है, बैंकों को भी एक एम्प्लॉय चाहिए होता है। तो सारे बैंक्स, पहले सेंट्रल बैंक का क्रेडिट कार्ड था, लेकिन कुछ टाइम वो मैनेज नहीं कर पाया उस डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने अपना डिपार्टमेंट बंद कर दिया और उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हैंड ओवर कर दिया। अब जो क्रेडिट कार्ड आते हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में आते हैं। कोई भी बैंक है, फेडरल बैंक अगर आपको कॉल करते हैं वो भी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड ऑफर करेगा। और कोई भी बैंक, मोस्टली गवर्नमेंट बैंक्स क्या करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं, क्योंकि उनके पास खुद का कोई क्रेडिट कार्ड नहीं होता। अब ये रही क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री। क्रेडिट कार्ड मिलता कैसे है? क्रेडिट कार्ड मिलने के लिए आपकी इनकम चाहिए होती है, ये तो उसके मतलब मल्टीपल सैरोगेट्स होते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपकी इनकम होनी चाहिए 25-30 हजार रुपए। उसके बाद आपकी कंपनी कैटेगरी ए में लिस्टेड होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी कैटेगरी ए में लिस्टेड है, जैसे गूगल हो गया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बड़ी बड़ी पॉलिसी बाजार हो गया, पैसाबाजार.com हो गया, टेली परफॉर्मेंस हो गया, रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, रिलायंस की कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको मार्केट में डूबने का डर नहीं है, अगर वहां पे आपके पास एम्प्लॉयमेंट है और आपकी सैलरी 25 से 30 हजार के बीच में है, तो आपको 3 मंथ की सैलरी स्लिप देनी पड़ती है और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है बाय वेरिफिकेशन। ऐसे नहीं मिलेगा, पहले आपसे वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, फिर आप बोलेंगे हाँ, आपका एड्रेस कंफर्म करवाइए, आपने ही अप्लाई किया है, हाँ जी बोलना पड़ेगा। तो तब आपको बहुत लेंथी प्रोसेस फॉलो करने के बाद में आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। सबको नहीं मिलता क्रेडिट कार्ड। या तो आपका किसी बैंक में अकाउंट है, प्राइवेट में है या गवर्नमेंट बैंक में। अब अगर प्राइवेट बैंक्स में है या गवर्नमेंट बैंक्स में है तो डिपेंड ऑन यू कि आपने उसमें कितना पैसा सेव किया है, उसमें आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है। अगर आपका 6 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होता है, प्लस आपको मिल जाता है, प्लस आपको सिविल स्कोर आपका अच्छा रहता है, आपकी इनकम ठीक है। अगर इनकम नहीं है तो सैरोगेट हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, प्लस आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको बैंक की तरफ से मिलना चाहिए आपके अकाउंट में। तो आपको बैंक
फिर क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है। ये 2 सैरोगेट्स हैं। फिर आपको क्रेडिट कार्ड के यहाँ पे भी क्रेडिट कार्ड मिलता है। आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो भी आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। आप इन सारे सैरोगेट्स में अपना क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। लेकिन अब क्रेडिट कार्ड काम कैसे करते हैं? क्रेडिट कार्ड इज अ पर्सनल लोन, लाइक अ पर्सनल लोन। क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन की तरह काम करता है। ये क्रेडिट कार्ड बेसिकली पर्सनल लोन की तरह ही होता है। इसमें एक प्लास्टिक का कार्ड होता है विच इज प्रोवाइड बाई बैंक। बैंक आपको प्रोवाइड करती है। अब जो बैंक प्रोवाइड करती है उसमें बैंक ने आपको प्लास्टिक का कार्ड दे दिया और उसमें एक लिमिट सेट कर दी कि आप 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ठीक है। आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, आपकी सेविंग के अकॉर्डिंग, आपके पहले वाले प्रीवियस क्रेडिट कार्ड की लिमिट के अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट लिमिट बैंक देता है। अब वो मैंने क्रेडिट कार्ड लिमिट ले तो ली है। अब जब मैंने लिमिट ले लिया, मान लो मेरी इनकम है 70,000 महीने। अब 70,000 जिसकी इनकम होगी वो पूरे 70,000 तो नहीं खाएगा, 20,000 25,000 खा लेगा। जो बचा हुआ अमाउंट है वो अपने अकाउंट पे क्रेडिट कर लेगा। अब इसमें उसको पहले तो बैंक ने देखा कि आपने कैटेगरी ए, जो कैटेगरी ए की कंपनी है, जो बैंक लिस्टेड है, बैंक के साथ में टाई अप है जिसका, उसके साथ में आप वर्किंग है। प्लस आपका पैकेज देखा कि आपका पैकेज कितना हाई है आपको, यानी कि मैं आपको पैसे देने के पहले सोचूंगी भी तो कि मैं ऐसे दे दूंगी, क्या मैं उसको ये देखूंगी कि अगर मेरे से ये पैसा ले रहा है तो मुझे दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, और मैं दे रही हूं तो मैं कितना दूं। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई कस्टमर आया है या कोई भी आया तो मैं उसको 1 करोड़ रुपए दे दूंगी। मैं उसकी हैसियत देख करके उसको पैसा दूंगी। अगर उसकी हैसियत नहीं है तो उसको दूंगी भी नहीं, क्योंकि वो पैसा डूबने के बराबर है। तो बैंक आपकी हैसियत, औकात देखता है कि आपकी क्या औकात है, आप कितना पैसा पे कर सकते हैं, आप हमारा पैसा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। फिर आपको क्रेडिट लिमिट देता है और उस क्रेडिट लिमिट को आपने यूज किया और टाइम पे पेमेंट आपने कर दी तो आपकी लिमिट कुछ टाइम के बाद बैंक ऑटोमेटिक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट आप उसको एक एप्लीकेशन देंगे, आपको ऑफर देगा कि यू कैन इंक्रीज योर लिमिट इफ यू वांट टू इंक्रीज योर लिमिट, दैट टाइम यू कैन इंक्रीज, फिर सबमिट योर डिटेल। तब आप उसकी नेट बैंकिंग या फिर उसकी मोबाइल बैंकिंग या उसकी साइट पर जाके अपनी सारी डिटेल फिलअप करते हैं। उसके बाद बैंक आपको कुछ टाइम के बाद आपकी लिमिट इनहेंस कर देता है। अब जब लिमिट इनहेंस हो जाती है तो फिर आपने यूज किया। अब लिमिट कितनी भी इनहेंस हो लेकिन उसका टाइम पीरियड वही रहता है, विदिन 60 डेज आपको पेमेंट करनी है। बैंक का पैसा आपको विदिन 60 दिन में वापस करना है। अगर आपने 60 दिन में वापस नहीं किया तो आपका सिविल स्कोर खराब होगा। तो कोई भी क्रेडिट कार्ड में अगर लोन लिया है तो अपना सिविल स्कोर खराब नहीं करना, भले ही उसे ईएमआई में कन्वर्ट करवा देना, क्योंकि जब आप ईएमआई पे कन्वर्ट करवाते हैं तो ईएमआई कन्वर्जन चार्जेस प्लस आपको आरओआई चार्ज करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, लेकिन आपको एलपीसी नहीं लगती, आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होता है। आप उसके बाद दूसरा भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, धीरे धीरे तो पे कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने पैसा लिया आप देंगे नहीं, खाली आप नहीं देंगे, बेईमानी करेंगे। उसके बाद और भी बहुत चीजों में बैंक डील करती है। बिजनेस लोन हो गया, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ओडी हो गई, एफडी हो गई, आरडी हो गई। ओडी का नाम आपने पहली बार सुना होगा, मैं इसको दूसरी वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक पैसा लेती देती है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड देती है। अब मैं आपकी तरफ से बता दूं आपका पैसा कहाँ कहाँ होता है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा जमा किया, कस्टमर ने अकाउंट खोला, आपने पैसा जमा किया। पैसा जमा करने के बाद वो खुद से एफडी बना सकते हैं, खुद की आरडी बना सकते हैं, जिसमें बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसके बाद में और एफडीज भी बहुत तरह की होती है। एफडी एक तरह की नहीं होती, एफडी बहुत तरह की होती है, मल्टी टाइप ऑफ एफडी होती है, अलग अलग टाइम पीरियड, लॉकिंग पीरियड होता है। उसके बाद में आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा म्यूचुअल फंड, एसआईपी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। ये यहाँ तो आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद नहीं कर रहे हैं,
आप अपना पैसा लगा रहे हैं, बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, बैंक आपको ब्याज दे रही है। लेकिन अब आया बैंक का नंबर। बैंक से अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, विद इन 60 डेज पे नहीं करेंगे, आपको LPC प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। उसके बाद में होम लोन बैंक देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, EMI कन्वर्जन चार्ज करती है, क्योंकि जो कोई होम लोन लेता है वो छोटा नहीं लेता, वो 35 लाख 30 लाख 15 लाख 20 लाख से शुरू होता है। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना जरूरी है, इसमें लगेगा ही लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्लस उसके साथ में बैंक आपसे प्रोसेसिंग चार्ज भी लेती है, प्रोसेसिंग चार्ज लेगी, प्लस आपसे EMI कन्वर्जन चार्ज भी लेती है। और अगर इसकी पेमेंट लेट हो गई, इसकी एक भी पेमेंट लेट हो गई, बाय मिस्टेक लेट हो गई, आपने चेक जमा कर दिया और वो चेक फाइनल नहीं हुआ, तो भी आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। फिर आप सिविल स्कोर अगर एक बार खराब हो गया तो आप सही नहीं कर सकते। उसके बाद में पर्सनल लोन, होम बिजनेस लोन, ओडी के बारे में कल बताऊंगी। ओडी भी देती है, ये बैंकिंग के प्रोडक्ट हैं। उसमें और भी बहुत चीजों में बैंक डील करती है। अब कुछ लोग बैंक में जॉब ढूंढते हैं, क्या बैंक में जॉब चलाना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बैंक की हर रोज की एक डील होती है कि आज उसे 15 एक एम्प्लॉय का टारगेट होता है कि आज उसे 15, आज उसे 10 करंट अकाउंट खोलना है, उसे सेविंग अकाउंट खोलना है, उसे इतनी RD करनी है, उसे इतनी FD करनी है, उसे इतने म्यूचुअल फंड देना है, उसे इतनी SIP देनी है, उसे NPS करवाने हैं। उसका NPS होता है नेशनल पेंशन सिस्टम, जो कि आपको 60 साल की उम्र के बाद मिलता है। NPS में भी डीलिंग करती है बैंक। तो ये बहुत सारे सैरोगेट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट है बैंक में, और उन प्रोडक्ट के साथ में डीलिंग होती है। और बैंक में जॉब चलाना आसान नहीं है। बैंक में आंख कान नाक खोल करके काम करने की जरूरत होती है। अगर नहीं खोलेंगे तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। अब इस वीडियो को यही ड्रॉप करते हैं। अब कल बात करेंगे हम बिजनेस लोन, होम लोन और पर्सनल लोन की। क्या सिक्योर लोन है, क्या नॉन सिक्योर लोन है, कल हम इस पे बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ।